नमस्कार साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। साथियों, रीट 2024 में साइंस में कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं और उन्हीं में एक टॉपिक है प्राकृतिक परिघटनाएं। प्राकृतिक परिघटनाओं में तड़ित तथा भूकंप ये टॉपिक आपके दिए गए हैं, जिसमें तड़ित को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज भूकंप पर चर्चा करेंगे और भूकंप वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। इसके बाद आपको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है रीट के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और ये जो पूरी पीडीएफ है ये आपको वहां से मिल जाएगी। बता दिया था, फिर बता देता हूं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे ही उसमें रजिस्ट्रेशन करोगे होम पेज खुलेगा। होम पेज पर यहाँ 3 लाइन्स आपको दिखाई देंगी, इसके ऊपर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में फ्री स्टडी मटेरियल नाम से, फ्री मटेरियल नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा। उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे सबसे पहला ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट्स। उसमें तड़ित की पीडीएफ भी है, नए सिलेबस की पीडीएफ भी है और ये भूकंप की पीडीएफ भी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और प्रिंट आउट भी इसका निकलवा सकते हो, ठीक है। चलिए जी, शुरू करते हैं बिना समय गवाए। एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, क्योंकि कल परसों वो तड़ित वाला वीडियो मैंने डाला था, तो कल कोई वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि किसी मुझे काम से बाहर जाना था, तो वीडियो नहीं डाल पाया। तो बच्चे यही बोले कि सर व्यूज़ कम आए, इस वजह से क्या आपने यूट्यूब पे पढ़ाना बंद ही कर दिया है, या व्यूज़ पहले वीडियो पर कम आए तो क्या आप नहीं पढ़ाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। चाहे 4 लोग देखें, चाहे 10 लोग देखें, चाहे 1000 देखें, चाहे 12,000 देखें, चाहे 20,000 देखें, चाहे 1 लाख देखें, अपने वीडियो उसी तरीके से बनाएंगे जैसे पहले पढ़ाते आए हैं। चाहे एक ही जना क्यों ना देखे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा आपको जो नए टॉपिक्स जो है वो पूरे मैं आपको करवाऊंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें आप। इसमें कोई ये नहीं है कि कम व्यू आए हैं तो आपको जो वो वीडियोस नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आपको मेरा काम है पढ़ाना, वो मैं करूंगा। व्यूज कितने भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अपने को वो कोई है ही नहीं लालच किसी चीज का। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आपको अगर वीडियोज के नोटिफिकेशन लगातार लेने हैं। सबसे पहले बात करें भूकंप की। भूकंप की एक छोटी सी परिभाषा, बिल्कुल सरल सी परिभाषा। भूकंप क्या है? पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। पृथ्वी अचानक कांपे या थरथराए तो वही भूकंप है। बिल्कुल सरल शब्दों में ये परिभाषा है अपनी। अब हम बात करेंगे भूकंप आने के कारण, जहां से प्रश्न बन सकता है। देखिए साथियों, आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। पृथ्वी का जो बाह्यतम हिस्सा उसको क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी कहते हैं, आप सभी को पता होगा, दिखाई दे रहा है। पृथ्वी की जो बाह्यतम संरचना है, बाह्यतम भाग है, उसको क्या कहा जाता है? भूपर्पट्टी कहा जाता है। तो ये तो है भूपर्पट्टी, और इस भूपर्पट्टी पर ही हम लोग निवास करते हैं। अब ये थोड़ी है कि बस अपने रहते हैं वही भूपर्पट्टी, इसके नीचे कोई दूसरा ही चालू हो गया ना। इसकी भी मोटाई होती है। भूपर्पट्टी कई प्लेटों से मिलकर के बनी होती है। भूपर्पट्टी के नीचे बात करें तो ये परावार क्षेत्र है, उसके बाद में ये बाह्य करोड़ है, और ये आपका क्या है? आंतरिक करोड़ है, या नाभिक आप बोल सकते हो। तो ये 4 भाग हैं पृथ्वी की परतों के। उसमें सबसे ऊपर है भूपर्पट्टी, और भूपर्पट्टी से ही संबंध है भूकंप का, ठीक है, सीधा सीधा। अब समझिएगा कैसे। देखिए, ये जो भूपर्पट्टी है, इस भूपर्पट्टी में अनेक परतें पाई जाती हैं। भूपर्पट्टी अनेक परतों से मिलकर के बनी है, ठीक है ना। ये जो भूपर्पट्टी है, एक सेकेंड एडजस्ट कर लेते हैं दोबारा स्क्रीन को। हाँ जी, ये जो भूपर्पट्टी है ये कई आपकी परतों से मिलकर के बनी होती है। भूपर्पट्टी कई परतों से मिलकर बनी होती है, और ये परत जब एक दूसरे के ऊपर, यानी इनमें असंतुलित एक प्रकार से आपके असंतुलन जब इन परतों में उत्पन्न होता है, तो उस असंतुलन की वजह से जो है वो पृथ्वी पर भूकंप हमें देखने को मिलते हैं। जैसे 2 प्लेटें, मान लो वो खिसक करके एक दूसरे के, एक तो नीचे चली गई प्लेट और दूसरी प्लेट आ गई ऊपर, तो उस परत या प्लेट की वजह से क्या होगा? वहां ऊपर उस पृथ्वी के यानी कि पृथ्वी की धरातल पर फिर हमें क्या महसूस होगा? एक झटका सा महसूस होगा, उसी को कहते हैं भूकंप। तो प्लेटों के खिसकने की वजह से भूकंप एक प्रकार से मुख्य रूप से अपने आते हैं, ज्यादातर प्लेटों में असंतुलन की वजह से। और प्लेटों में असंतुलन की वजह से जो भूकंप उत्पन्न होता है उसको टेक्टोनिज्म कहा जाता है।
ठीक है ना, यानी कि प्लेटों के इस असंतुलन को क्या बोलते हैं, टेक्टोनिज्म। तो भूकंप का एक मुख्य कारण है टेक्टोनिज्म, यानी प्लेटों का असंतुलित होना। ठीक है, इसमें होता क्या है, वही है पृथ्वी की ऊपरी परत जिसे हम भूपर्पट्टी कहते हैं ना, उसी वो भूपर्पट्टी कई प्लेटों से मिलकर के बनी होती है और उन प्लेटों में अनियमित गति के कारण वो प्लेटें एक दूसरे के नीचे चली जाती हैं, जिस वजह से भूकंप के झटके हमें महसूस होते हैं। यही सारी बातें इसमें लिखी हैं, देखो चाहे, हाँ पढ़ के बता देता हूं एक बार, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, वैसे समझ में आ गया होगा। पृथ्वी की ऊपरी परत जिसे भूपर्पट्टी कहते हैं, ये कई टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। यानी ये भूपर्पट्टी है, कई प्लेटों में विभक्त है। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती हैं। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, एक दूसरे से रगड़ खा जाएं या एक दूसरे से टकरा जाएं या एक दूसरे के नीचे आ जाएं, ठीक है, अथवा टकराती हैं, तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। इसके कारण भूपर्पट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में हमें महसूस होता दिखाई देता है। ठीक है, जहां अब देखो प्लेट जो है, वो सारी प्लेट जो होती है, मान लो कि ये भूपर्पट्टी अनेक प्लेटों से मिलकर के बनी है, तो ये सारी की सारी प्लेट तो मजबूत होती नहीं है। प्लेट के वो क्षेत्र यानी कि कोनों वाले जो क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े नरम होते हैं। मान लो ये एक प्लेट है और इसका ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है साइड वाले, ये मान लो थोड़ा नरम क्षेत्र है या एक प्रकार से दुर्बल क्षेत्र है, तो यहां पर भूकंप के झटके अधिक आने की संभावना रहती है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं, वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। तो प्लेटों के जो दुर्बल क्षेत्र है ना, इन्हीं को अपने भ्रंश क्षेत्र या भूकंपी क्षेत्र एक प्रकार से कहा जाता है। तो भ्रंश क्षेत्र क्या है, ये पूछ लिया जाए तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं। ठीक है ना। तो साथियों, ये था भूकंप एक प्रकार से, यही इसका मुख्य कारण है। इसके अलावा और भी कारण है, जैसे ज्वालामुखी का फटना, ज्वालामुखी फटने की वजह से भी भूकंप आते हैं, है ना। किसी उल्का पिंड यानी कि कोई आसमान से कोई पिंड पृथ्वी के टकरा जाए या पिंड पृथ्वी पर आकर गिर जाए, तो आसपास के एरिया में भूकंप के झटके महसूस होंगे, है ना। तो नाभिकीय विस्फोट, मान लो कोई परमाणु जो अपने करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं, तो नाभिकीय विस्फोट के कारण भी भूकंप आ सकते हैं। तो ये भूकंप के कुछ कारण हैं। अब साथियों, समुद्र में जब भूकंप आता है तो उसको हम सुनामी कह देते हैं। सुनामी का अर्थ क्या है, एक प्रकार से कि जो वैसे सुनामी जापानी भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है सुनामी का, वो होता है तट पर आने वाली समुद्री लहरें। इनको अपने क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं, और ये एक जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है ना। तो सुनामी के बारे में भी थोड़ा देख लीजिएगा। सुनामी क्या है, सुनामी ये जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तट पर आने वाली समुद्र लहरें। ये समुद्र के अंदर जमीन खिसकने या ज्वालामुखी के फटने के कारण होता है। ये समुद्री लहरें अधिक ऊंचाई तक ऊपर उठती हैं। ठीक है, एक प्रकार से समुद्री भूकंप ही मान लो ये सुनामी। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, जब समुद्र में ज्वालामुखी फट जाए, है ना, या समुद्र के अंदर जमीन खिसक जाए, तब ऐसा होता है, तब सुनामी आती है। समुद्र के अंदर भूकंप सुनामी का मुख्य कारण है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। समुद्र के अंदर भूकंप सुनामी का मुख्य कारण है। तो समुद्र के अंदर जब भूकंप आएगा तब सुनामी यानी लहरें भी ऊपर उठेंगी, तट की तरफ आएंगी तेजी से। 26 दिसंबर 2004 हिंद महासागर में सुनामी आया था, जिससे महासागर के चारों ओर तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। ये आप सभी को पता है ना। तो थोड़ा ये भी देख लीजिएगा। अब एक पॉइंट ये भी है कि साथियों, क्या भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे मौसम विभाग बता देता है कि भाई कल बरसात होगी या नहीं होगी, तो क्या ऐसे भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। 50% ही हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो सत्य असत्य कथन में पूछ सकते हैं इसको, भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है नहीं, तो भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं भूकंप के अंदर की, भूकंप आने के कारण पता चल गए हमें, ज्वालामुखी का फटना है, नाभिकीय एक प्रकार से जो प्रयोग है वो है नाभिकीय विस्फोट, कोई उल्का पिंड टकरा जाए तो है, टेक्टोनिज्म है यानी प्लेट जो पृथ्वी की आपस में तो
गति करती रहती हैं और रगड़ खाएं, टकराएं, उसकी वजह से एक दूसरे के नीचे जब वो दब जाती हैं तो उस वजह से भूकंप के झटके अपने को महसूस होते हैं। तो सामान्य तौर पे बात करें तो भूकंप आने के कारण है एक तो टेक्टोनिज्म है और ज्वालामुखी का फटना है, नाभिकीय एक प्रकार से विस्फोट है। इसके अलावा उल्का पिंड गिर जाए कोई, वो भी भूकंप के कारण बनते हैं। समुद्र में जो भूकंप आता है उसकी वजह से क्या उत्पन्न होती है, सुनामी आती है। और सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है तट पर आने वाली लहरें, समुद्री लहरें। बस यही कुछ अभी तक हमने पढ़ा है मुख्य रूप से। और भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ये बातें हमने अभी तक डिस्कस कर ली हैं। अब बात करते हैं भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र बोल दो चाहे फोकस बोल दो, ये क्या होता है? तो साथियों, यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित वह क्षेत्र होता है जहां से भूकंपीय तरंगे मुक्त होती हैं। इसे भूकंप केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये है भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र का मतलब है पृथ्वी के अंदर वो बिंदु जहां से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, ठीक है। एक तो पी तरंगे होती हैं, एक एस तरंगे होती है, एक होती हैं एल तरंगे, ठीक है। तो जिस भूकंप पृथ्वी के अंदर जिस बिंदु से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं उसी को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। इसे मूल भूकंप का मूल केंद्र भी कहते हैं और साथियों क्या कहते हैं? फोकस भी इसको कहा जाता है, इसको फोकस भी कहते हैं, ठीक है। अब ये तो पृथ्वी के अंदर का बिंदु हो गया, इसको तो भूकंप केंद्र कहेंगे। पृथ्वी के अंदर जो भूकंप केंद्र बिंदु है इसके ठीक 90 डिग्री पर, बिल्कुल ठीक 90 डिग्री पर पृथ्वी की धरातल पर जो बिंदु होता है जहां सबसे पहले भूकंप का झटका महसूस होता है और जहां सबसे अधिक एक प्रकार से नुकसान होता है भूकंप की वजह से, उस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को साथियों भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र। तो भूकंप केंद्र तो होता है पृथ्वी के अंदर जहां से भूकंपीय किरणें निकलती हैं और पृथ्वी का वह बिंदु जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं और ये उस बिंदु को क्या कहते हैं? भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। और यह जो है वो भूकंप केंद्र के साथ बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाता है, बिल्कुल 90 डिग्री पर होता है। 90 डिग्री पर कैसे? मान लो ये एक प्लेट है, यहां से भूकंप का केंद्र बना तो इसके ठीक 90 डिग्री पर यहां बिल्कुल ऊपर जो है ये भूकंप अधिकेंद्र होगा धरातल पर, और यहां सर्वाधिक नुकसान होता है, ठीक है। तो ये भूकंप केंद्र और भूकंप अधिकेंद्र हो गए, समझ गए आराम से आप, ठीक है। अब देखो यहां पर चित्र भी आपके सामने है, ये भूकंप केंद्र है और ये भूकंप अधिकेंद्र बिल्कुल इसके 90 डिग्री, ठीक 90 डिग्री पर है। डेफिनेशन भी है भूकंप केंद्र की, यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित वह क्षेत्र होता है जहां से भूकंपीय तरंगे मुक्त होती हैं। इसे भूकंप का केंद्र कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान है। पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहां से सबसे पहले भूकंपीय तरंगे एक प्रकार से उत्पन्न होती हैं उसे कहते हैं भूकंप केंद्र। और ये तरंगे पृथ्वी के जिस बिंदु पर सबसे पहले पहुंचती हैं उसे कहते हैं भूकंप का अधिकेंद्र, एपिसेंटर। ये साथियों फोकस के ठीक ऊपर जो है वो होता है, 90 डिग्री पर होता है। यह पृथ्वी की सतह पर स्थित वह स्थान होता है जहां भूकंपीय तरंगें सर्वप्रथम पहुंचती हैं। यह भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर स्थित होता है। भूकंप के कारण सर्वाधिक विनाश इसी क्षेत्र में होता है, ठीक है। अब हमने एक बात यहां पे की कि भूकंप केंद्र से क्या निकलती हैं? भूकंपीय तरंगे निकलती हैं, है ना। तो ये भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं साथियों? 3 प्रकार की होती हैं। एक तो पी तरंगे होती हैं, एक होती है आपकी एस तरंग और एक होती है एल तरंग। पी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी वेव्स, यानी प्राइमरी यानी प्राथमिक तरंगे। एस मतलब सेकेंडरी यानी द्वितीयक तरंगे। और एल अपने इनको अपने धरातलीय तरंगे, है ना, लैंड वेव्स या फिर एक प्रकार से लव वेव जो है वो बोला जाता है, क्योंकि HD लव के द्वारा इनकी खोज की गई थी, इस वजह से इनको लव तरंगे भी कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कौन सी सबसे ज्यादा खतरनाक है। एस, पी और एल में सबसे खतरनाक जो भूकंपीय तरंगे हैं वो है लव तरंगे। लव तरंगे तो वैसे ही खतरनाक होते हैं, आप सबको ही पता है। तो लव तरंगे आ गई तो सबसे खतरनाक वही है, तो आराम से याद रख सकते हो।
हमें पता है लव तरंगे हो गई तो ये मान लो खत्म काम। तो लव तरंगे सबसे खतरनाक, यानी एल तरंगे सबसे खतरनाक होती हैं भूकंपीय तरंगों में, ठीक है ना। चलो सबसे पहले बात करें पी तरंगों की, तो साथियों इन्हें प्राथमिक तरंगे यानी प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। प्राथमिक तरंगे इनको कहते हैं। इनकी जो स्पीड होती है, प्राइमरी तरंगों की स्पीड होती है वो लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। बहुत तेज स्पीड इनकी होती है। प्राइमरी तरंगे जो हैं वो साथियों चाहे द्रव माध्यम हो, चाहे ठोस माध्यम हो, चाहे गैस माध्यम हो, तीनों में गमन कर सकती हैं ये प्राइमरी वेव्स। भूकंप की जो प्राइमरी तरंगे हैं वो ठोस माध्यम, तरल और गैस माध्यम तीनों में गमन कर सकती हैं। लेकिन ये क्षति सबसे कम करती हैं क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जल्दी समाप्त हो जाती हैं। तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड इनकी रफ्तार होती है, क्षति बहुत कम करती हैं। और ये अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगे हैं, यानी ध्वनि तरंगे जो होती हैं उसी टाइप की ये भी हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी होती हैं? ऐसी तरंगे जो इस प्रकार से कंपन करते हुए आगे बढ़ती हैं। कंपन इस प्रकार से कंपन करते हुए आगे बढ़ती है तरंगे, इस प्रकार से एक ही दिशा में कंपन करते हुए आगे बढ़ने वाली तरंगे को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। और ऐसे ही तरंगे होती हैं ध्वनि तरंगे भी, ठीक है ना। तो सबसे कम नुकसानदायक तरंगे कौन सी हैं? तो वो हैं पी तरंगे यानी प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगे। भूकंपीय तरंगे 3 टाइप की हैं, उसमें सबसे कम क्षति कौन सी तरंगे पहुंचाती हैं? तो प्राथमिक तरंगे पहुंचाती हैं। सबसे खतरनाक वो हैं एल तरंगे, ठीक है ना। चलो तो ये सारी बातें आपको बता दी, कुछ बचा नहीं होगा इसमें। हाँ जी, पूरी बातें हो गई हैं। अब अपने बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं एस तरंगों के बारे में। बिल्कुल सीरियल से इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो भी पॉइंट्स हैं। एस तरंगे, देखिए साथियों एस तरंगे क्या है? इन्हें द्वितीयक वेव भी यानी सेकेंडरी वेव भी कहा जाता है, द्वितीयक तरंगे भी इन्हें कहा जाता है। इन तरंगों की जो औसत गति है वो 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्राइमरी वेव्स की होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, इनकी होती है उनसे आधी 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये केवल ठोस में ही गमन कर सकती हैं, जबकि प्राइमरी वेव्स ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन कर सकती थी, लेकिन सेकेंडरी वेव्स केवल ठोस में ही गमन कर सकती हैं, सॉलिड स्टेट में ही गमन कर सकती हैं, ठोस माध्यम में ही गमन कर सकती हैं। द्रव जो होता है उसमें ये तरंगे नहीं चलती हैं, एक प्रकार से लुप्त हो जाती हैं, ठीक है ना। और ये क्षति बहुत ज्यादा नहीं पहुंचाती, हालांकि प्राइमरी वेव्स से ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं सेकेंडरी वेव्स, लेकिन औसत क्षति आप मान सकते हो कि बहुत ज्यादा नहीं है। पी तरंगों से अधिक नुकसान करती हैं और एल तरंगों से बहुत कम नुकसान करती हैं। और ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंगों का मतलब है प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, इस प्रकार से गति करते हुए ये चलती हैं। यानी कम जो कण है वो 90 डिग्री कंपन इस प्रकार से कंपन करती हुई ये तरंग चलती है, ठीक है, आगे बढ़ती हैं। ये है अनुप्रस्थ तरंगे। अब आगे आती हैं एल तरंगे। ये सबसे खतरनाक है, आप सभी को पता है। एल तरंगों की खोज जो है वो HD लव के द्वारा की गई थी और इसी वजह से इन्हें लव तरंगे भी कहते हैं। इन्हें धरातलीय तरंगे भी साथियों कहा जाता है, लैंड वेव भी इनको कहा जाता है, लव वेव भी इनको कहा जाता है। लव वेव क्यों कहते हैं? क्योंकि HD लव ने इनकी खोज की थी। इनकी जो स्पीड है वो लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है और धरातलीय तरंगे इनको बोलते ही हैं। साथियों होता धरातलीय तरंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तरंगे जब भूकंप केंद्र से निकलती हैं, भूकंप केंद्र से जब ये तरंगे निकलती है तो क्या होता है, देखिए ये मान लो भूकंप केंद्र है, यहां से ये तरंगे निकली और सबसे पहले भूकंप अधिकेंद्र पर जाती हैं, ठीक है। अब जो एल तरंगे होती हैं ये क्या है, इस भूकंप अधिकेंद्र पर जाने के बाद इस प्रकार से फैलती हैं। इस प्रकार से जब फैलती हैं तो जाहिर सी बात है जब फैलेंगी तो नुकसान ज्यादा क्षेत्र में करेंगी। इसी वजह से सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे इन्हें कहा गया है। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगे कौन सी हैं? लैंड वेव है, यानी धरातलीय तरंगे हैं, लव वेव, ठीक है। और ये भी अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंगे ही होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे ही ये होती हैं। बस बात इतनी सी है, इनमें ये जो कंपन का आयाम है ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना।
तो ये भी अनुप्रस्थ टाइप की तरंगे हैं। तो भूकंपीय तरंगे जो 3 टाइप की, उनमें एक तो आपकी जो प्राइमरी वेव है वो तो अनुदैर्ध्य प्रकार की है, जो सबसे कम नुकसान पहुंचाती है। सेकेंडरी और जो आपकी लव वेव है, एल तरंगे हैं, वो अधिक नुकसान करती हैं। सर्वाधिक नुकसान जो वो एल तरंगे करती हैं, ठीक है ना। और दोनों ही एस और एल दोनों आपकी अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे हैं, ठीक है। चलो, भूकंप आने से पहले उस क्षेत्र के वातावरण में रेडोन गैस मुक्त होने लगती है। यह भी एक इंपॉर्टेंट बिंदु है कि जैसे ही भूकंप आने की संभावना बनती है तो एक ये चीज जरूर होती है कि उस जहां भूकंप आने वाला होता है वहां के वातावरण में रेडोन गैस अपने आप बढ़ जाती है। रेडोन गैस जो है उसकी एक प्रकार से मानो कि उसकी मात्रा वातावरण में बढ़ जाती है एकाएक। तो ये थोड़ा सा आप पॉइंट याद रखिएगा। कई बार ये प्रश्न आता है, ये पूछा भी गया है एसएससी वगैरह में, तो बहुत बार पूछ लिया गया है कि भूकंप आने से पहले वहां के वातावरण में कौन सी गैस जो है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो रेडोन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। साथियों, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को क्या मापा जा सकता है? बिल्कुल मापा जा सकता है। किससे माप सकते हैं? सिस्मोग्राफ से माप सकते हैं। तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, और यह है आपका सिस्मोग्राफ, ठीक है। इस सिस्मोग्राफ में साथियों 3 टाइप की स्केल होती हैं। भाई जो यंत्र का नाम है ना जिससे भूकंपीय तरंगों को मापते हैं वो तो क्या है? सिस्मोग्राफ ही है। लेकिन इसमें भी 3 स्केल होती हैं। किसी में तो होता है आपका रिएक्टर स्केल, किसी में मर्केली स्केल हो सकता है, किसी में रोसीफेरल स्केल हो सकता है। लेकिन सर्वाधिक जो वैज्ञानिक मानते हैं वो मानते हैं रिएक्टर स्केल को ही। तो अपने लिए यही महत्वपूर्ण है, उन दोनों के नाम याद रख लेना, वही बहुत है। तो रिएक्टर स्केल में क्या होता है साथियों? इसमें 1 से लेकर के 9 तक का पाठ्यांक होता है, और इसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगर पाठ्यांक 7 या 7 से अधिक है, जैसे भुज और कश्मीर में अपने भारत में भूकंप आया था पहले, भुज में 2001 के आसपास, तो उस भूकंप की जो तीव्रता थी, भुज गुजरात में पड़ता, आपको पता होगा, उस भूकंप की जो तीव्रता थी वो साथियों 7.5 से अधिक थी। तो बहुत खतरनाक भूकंप था वो, जिसमें बहुत ज्यादा जान माल की नुकसान हुआ था, जान माल की बहुत हानि हुई थी। अगर पाठ्यांक 1 से 9 होता है, उसमें अगर 7 से ऊपर है तब तो खतरनाक स्थिति, बहुत खतरनाक भूकंप होगा वो। अगर 3 या 3 से कम का पाठ्यांक आया है रिएक्टर स्केल पर, तो आप ये मान सकते हो कि ये भूकंप कमजोर है, उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है, भवनों को भी ज्यादा नुकसान उसमें नहीं होता है, ठीक है। तो वही है, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता जिस यंत्र से मापते हैं उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, और इसमें 3 स्केल होते हैं। कोई सा भी स्केल लगा हुआ हो सकता है, आपकी इच्छा वो कौन सा स्केल वाला आप यूज करते हैं। एक तो है रिएक्टर स्केल, तो रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल में क्या है? रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने में उपयोगी है। यह एक पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। अधिक विनाशकारी भूकंप का रिक्टर पैमाने पर परिमाण 7 से अधिक होता है। भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का परिमाण 7.5 से अधिक था, इसीलिए बहुत खतरनाक भूकंप की श्रेणी में वो माना जाता है। इसके बाद में अगर अपने बात करें तो जो स्केल आती है एक और, वो है मर्केली स्केल। लेकिन इसे वैज्ञानिकों ने एक प्रकार से नकारा है, वैज्ञानिक इसको नहीं सही नहीं मानते हैं, तो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है मर्केली स्केल। उसके बाद में एक आता है साथियों रोसीफेरल स्केल। रोसीफेरल स्केल, इसमें जो मानक होता है वो 1 से लेके 11 तक होता है ना, 1 से लेके 11 तक होता है रोसीफेरल स्केल में मापन या पाठ्यांक, ठीक है। जैसे रिक्टर स्केल में 1 से 9 तक होता है, वैसे रोसीफेरल में 1 से 11 तक होता है भाई। बस ये बातें याद रख लें। अब बात करें अपने पूरे विश्व को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, तो पूरे विश्व को 3 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तीनों ही अपने लिए महत्वपूर्ण है, क्यों और तीनों से क्या प्रश्न बन सकते हैं वो आपको बता देता हूं। अपनी बुक में ये नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी आप सुन लो, दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से आपको। 1 सेकंड, हाँ जी दिखाई दे रहा। देखो, पूरे विश्व को 3 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। एक तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र,
इसको बोलते हैं प्रशांत महासागरीय पेटी। विश्व के 63% भूकंप इस प्रशांत महासागरीय पेटी में ही आते हैं। टोटल 3 भूकंपीय क्षेत्रों को में पूरे विश्व को बांटा गया है। एक तो प्रशांत महासागरीय पेटी, एक है मध्य महाद्वीपीय पेटी जिसमें यूरोप और एशिया का ये एरिया आता है, ठीक है, यानी यूरेशिया वाला पार्ट आता है। इसके अलावा तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी, ठीक है, ये वाला भाग, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप के मध्य का, ये जो यूरोप और अफ्रीका के मध्य का भाग। तो ये जो भाग है ये है मध्य अटलांटिक पेटी, ये है आपका यूरोप एशिया वाला मध्य महाद्वीपीय पेटी, और प्रशांत महासागरीय पेटी ये हो गया। तो प्रश्न क्या बनता है? सबसे पहला प्रश्न जो अपने लिए महत्वपूर्ण है कि विश्व में कुल कितने भूकंपीय क्षेत्र हैं? तो 3 हैं। तीनों के नाम पूछ ले तो एक का नाम प्रशांत महासागरीय पेटी, दूसरा मध्य महाद्वीपीय पेटी और तीसरा मध्य अटलांटिक पेटी। ये पूछ ले कि सर्वाधिक भूकंप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आते हैं? तीनों के नाम हैं तो आएंगे साथियों प्रशांत महासागरीय पेटी में 63% भूकंप साथियों, विश्व के कुल 63% भूकंप जो है वो यही प्रशांत महासागरीय पेटी में ही आते हैं। सबसे कम भूकंप किस भूकंपीय पेटी में आते हैं? तो सबसे कम भूकंप आते हैं साथियों मध्य अटलांटिक पेटी में, 16% भूकंप यहाँ पर आते हैं। एक प्रश्न ये बन जाता है कि भारत किस भूकंपीय पेटी में आता है? तो भारत मध्य महाद्वीप पेटी में आता है, क्योंकि इस एशिया में ये रहा भारत, तो भारत जो है वो यूरोप और एशिया यानी मध्य महाद्वीपीय पेटी में आता है, जहां पर पूरे विश्व के जो भूकंप आते हैं उसका 21% इसी पेटी में भूकंप आते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रश्न इसमें से बनेंगे कि कितनी पेटियों में बांटा गया? 3 में बांटा गया है। सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में, किस क्षेत्र में आता है? बेल्ट बोल दो, पेटी बोल दो, क्षेत्र बोल दो, एक ही बात है, प्रशांत महासागरीय पेटी में आता है। भारत किस महाद्वीपीय पेटी में है? मध्य महाद्वीपीय पेटी में है। और सबसे कम भूकंप किस महाद्वीपीय किस पेटी में आते हैं? तो वो आते हैं मध्य अटलांटिक पेटी में, ठीक है, मिड अटलांटिक बेल्ट में। अब साथियों भूकंप से बचाव की बात कर लेते हैं। तो भूकंप से बचाव सिंपल बातें हैं, याद रख लेना, कोई ज्यादा समझाने वाली चीजें इसमें है नहीं, ठीक है ना। चलो भूकंप से बचाव, भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से किसी खुले स्थान पर जाएं और धरती पर लेट जाएं। यानी भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से अलग होकर के किसी खुले स्थान पर चले जाएं, ठीक है। और अगर कोई शरण लेने के लिए कोई मतलब स्थान नहीं है तो शरण तो पहली बात तो लेनी नहीं है अपने को, क्योंकि भवनों में रहेंगे, वृक्षों के नीचे रहेंगे तब तो खतरा ही है, वो गिर जाए तब मर जाएंगे दब के। तो भूकंप तड़ित के बिल्कुल विपरीत स्थिति है। तड़ित में तो किसी भवन के अंदर चले जाएं, कोई बड़ा वृक्ष है, छोटा वृक्ष है तो उसके नीचे चले जाएं, वो सही रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको क्या खुले स्थान में जाना है और पृथ्वी पर लेट जाना है, जबकि तड़ित में उकड़ू बैठना होता था, ठीक है। दूसरा, यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर न निकले। दोनों में सेम स्थिति है, तड़ित में भी भूकंप में। कार में है तो बैठे रहे अंदर। कार या बस को खुले स्थान की ओर ले जाएं। ये कार्य किया जा सकता है कि कार या बस को खुले स्थान पर ले जाया जा सकता है जिससे कोई चीज उसके ऊपर गिरे नहीं। भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर न निकले, ठीक है ना। गाड़ी में है तो भूस्पंदन समाप्त होने से पहले बाहर न निकले। किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों के रुकने तक वहीं वेट करें। अगर किसी मकान के अंदर हैं तो किसी मेज के नीचे छुप जाएं और जब तक भूकंप के झटके समाप्त नहीं हो तब तक उसके नीचे छुपे रहें, ताकि अगर कोई ऊपर से पट्टी पड़ भी जाए तो टेबल के ऊपर गिर के रह जाएगी, आपका सर बच जाएगा, आप भी बच जाओगे। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर को तकिए से ढक लें, उससे बचाव करें। किसी योग्य आर्किटेक्ट एवं संरचना इंजीनियर से घर का ढांचा बनवाना चाहिए और अच्छे से घर को बनवाया जाना चाहिए मजबूती के साथ। इस प्रकार से बनाएं कि वो भूकंप रोधी हो, भूकंप की संभावना, भूकंप के झटके
उसका कम नुकसान करे, ऐसा भवन बनाना चाहिए। इससे विभिन्न इंजीनियरों की आप सहायता ले सकते हो। इसके अलावा साथियों एक पॉइंट यह भी कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी भी विकसित की है। ये अपनी एनसीईआरटी की बुक में है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम भूकंप से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये टॉपिक आपका हो जाएगा पूरा। उम्मीद करूंगा तड़ित और भूकंप वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत इसमें अब नहीं होगी। साथियों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में भूकंप के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।